नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम विपक्षी एकता के ताने-बाने के बारे में बातचीत करेंगे। पटना में विपक्षी दलों का सम्मेलन हुआ, उसमें बहुत सारी संभावनाएँ सामने आईं, उसमें विपक्षी दलों की आपसी जो नाराज़गी के मुद्दे हो सकते हैं, उसका भी संकेत मिला। तो यह जो पूरा घटनाक्रम रहा, उसने देश की राजनीति पर क्या प्रभाव छोड़ा या इसमें देश की राजनीति पर किस तरह का प्रभाव छोड़ने की क्षमता है, इसके बारे में आज हम प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। आज का की जो हमारी बातचीत है उसमें पहला प्रश्न तो मैं यही करना चाहूँगा कि जो पटना में विपक्षी दलों का सम्मेलन हुआ, उसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पिछले 9 साल की ये सबसे अलग तरह की घटना है। आपको ध्यान होगा जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके मुकाबले कांग्रेस सत्तारूढ़ दल के रूप में अपनी सरकार का बचाव कर रही थी। तो उस वक्त विपक्षी एकता होने की कोई संभावना नहीं हो सकती थी, क्योंकि सब लोग अपनी-अपनी पार्टी लिए लड़ रहे थे, सबको उम्मीद थी कि वो चुनाव में कुछ कमाल दिखाएँगे। कमाल दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। उसके बाद 2019 में विपक्षी एकता की कुछ कोशिश हुई, लेकिन वो कोशिश काफी बिखरी हुई थी। उत्तर प्रदेश में एक कोशिश हुई, चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर कोई कोशिश नहीं थी, तो राज्यों के स्तर पर जो कोशिशें हुई वो भी परवान नहीं चढ़ पाई, क्योंकि उनका मतदाताओं की समझ में उनका कोई राष्ट्रीय महत्व नहीं था। इसलिए मतदाताओं ने उस तरह की एकताओं को कोई तरजीह नहीं दी और सारा फायदा नरेंद्र मोदी को गया। कुल मिलाकर मैं ये कहूं तो 2014 में भाजपा विरोधी एकता का इंडेक्स 0 था। 2019 में भी भाजपा विरोधी एकता का जो सूचकांक था वो 0 था। लेकिन अब 2024 के चुनाव से पहले पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि कम से कम 300 साढ़े 300 सीटों पर विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से पटना में बातचीत हुई और उन्होंने ऐलान करके कहा, खासतौर से कांग्रेस के प्रवक्ता को तो मैंने खुद कहते हुए सुना कि जब जुलाई में शिमला के अंदर बैठक होगी इन्हीं दलों की, तब वहां पर वो तय करेंगे कि वो किस प्रदेश से वहां की स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान में रखकर भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ किस तरीके से अपना एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करें, एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा करें जिसका वोट काटने के लिए या भाजपा विरोधी वोट को बिखराने के लिए दूसरा उम्मीदवार ना हो। और इस बात पर लगभग सब लोग राजी थे। एक थोड़ा सा मतभेद दिखाई पड़ रहा था दिल्ली में अध्यादेश के सवाल पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, लेकिन आप देखिए बाकी सभी पार्टियां आम आदमी पार्टी के पक्ष में थी। और राजनीति की थोड़ी सी भी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि कांग्रेस कोई राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधेयक पर मोहर लगाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। ये ठीक है, उसने आम आदमी पार्टी को अभी दूसरी पार्टियों की तरह एक ठोस आश्वासन नहीं दिया, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि यह तकरीबन असंभव है कि कांग्रेस राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधेयक को सबका समर्थन करे। उसके बाद फिर तो कांग्रेस विपक्षी एकता में कहीं कुछ रहेगा नहीं, कांग्रेस का दावा। तो ये तो बिल्कुल अपने आप में स्पष्ट बात है कि ये अध्यादेश वाला मसला अंततः आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएगा और इससे विपक्षी एकता को कोई खतरा होने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विपक्षी एकता की ये कोशिश एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने संसद में भाषण देते हुए गर्वपूर्वक कहा एक अकेला और बाकी सब, इस प्रकार की उन्होंने चुनौती फेंकी, लेकिन दरअसल उन्होंने जो इस अंदाज के साथ कहा था कि मैं तो अकेला हूं, बाकी सब मेरे खिलाफ लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं। लेकिन अब बाकी सब लोग एकजुट होकर उनके खिलाफ लड़ेंगे, तब देखा जाएगा कि एक अकेला और बाकी सब का जो पूरा उनका फिक्रा था, वो दरअसल उसमें ऊंट किस करवट बैठेगा। जी। तो लेकिन क्या इसमें जो बार-बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि नेता कौन है, चेहरा कौन है? क्या एक ऐसा मसला है जिस पे काफ़ी विवाद हो सकता है और एक असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है? देखिए, अगर विपक्ष की पार्टियां इस प्रश्न पर विवाद पैदा करती हैं और कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि उसको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाए, तो मेरे ख्याल से ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। ऐसा नहीं होता है आमतौर पर। और ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उसका अगर भाजपा जीतती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। लेकिन विपक्ष का एक उम्मीदवार भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा होगा, ये चीज ही भाजपा को थोड़ा परेशान कर देने के लिए काफी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा मेरे ख्याल से करीब 79 ऐसी सीटें हैं, 79 ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को 50% से कम वोट प्राप्त हुआ था।
वहां पर अगर संयुक्त उम्मीदवार खड़ा होता है तो वहां पर भाजपा के उम्मीदवार को मुश्किल हो सकती है। उसके बाद ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिला था, लेकिन वो किस परिस्थिति में मिला था? इस परिस्थिति में मिला था कि भाजपा के खिलाफ कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई एकता नहीं थी। तो राष्ट्रीय स्तर पर एकता होगी तो अलग तरह का माहौल बनेगा। फिर आप देखिए कि ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी होगी भाजपा को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी और विपक्ष जीत जाएगा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। हम लोग तो केवल विश्लेषण कर रहे हैं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवारों का सामना करना पड़ सकता है। कई राज्यों में भाजपा पहले से ही एक बड़े सामाजिक गठजोड़ का मुकाबला करने की स्थिति में है। जैसे बिहार में जिस तरह का सामाजिक गठजोड़ भाजपा को इस बार लोकसभा चुनाव में विरोध करता हुआ मिलेगा, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। हर बार पहले 2019 के चुनाव में तो लालू अलग लड़ रहे थे, नीतीश अलग लड़ रहे थे और भाजपा अलग लड़ रही थी। और 2014 के चुनाव में तो भाजपा और नीतीश साथ साथ में थे। 2015 में 2014 के चुनाव में भाजपा, नीतीश और आरजेडी अलग-अलग थे। हाँ, भाजपा, नीतीश और आरजेडी अलग-अलग थे और 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अब पहली बार होगा कि राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार एक साथ होंगे, उनके साथ और दूसरी शक्तियां भी होंगी, सब मिलकर भाजपा को मुकाबला करेंगी। महाराष्ट्र में भी शिवसेना के साथ भाजपा हमेशा लड़ती थी। अब इस बार शिवसेना का जो बड़ा उद्धव ठाकरे वाला हिस्सा है वो भाजपा का मुकाबला करेगा और उसके साथ में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी होगी। तो महाराष्ट्र में भी इस तरह की दिक्कतें उनके सामने हैं। और पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा चुनाव हारने के बाद में अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है। मतलब वो एक ऐसी कोई नई शक्ति नहीं है जो बंगाल की जनता के लिए एक नया अजूबा हो। तो कई जगहों पर एक ऐसी, कर्नाटक में अभी जिस तरीके से वोकलिगाओं ने कांग्रेस को वोट दिए है, तो कांग्रेस नए सिरे से नई मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का सामना करेगी। तो कई प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कड़ी चुनौती मिलने वाली है। ये 2024 का चुनाव न तो 2014 के चुनाव जैसा होगा, न 2019 के चुनाव जैसा होगा। ये अलग तरह का चुनाव जी। और जो आने वाले 4 विधानसभा बड़े राज्यों के जो चुनाव हैं, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, क्या इसके नतीजे भी ये जो विपक्ष का गठजोड़ बन रहा है उसके अर्थमेटिक को प्रभावित कर सकते हैं? खासतौर पे अगर कांग्रेस को जीत मिलती है तो? अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में चुनाव जीतती है, यानी मध्य प्रदेश को भाजपा से छीनेगी और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करते हुए अपनी सरकारों को कायम रखेगी, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे नहीं लगता कि फिर भाजपा को 2019 जैसे परिणामों को, वहां पर इसमें लगभग 100% सीटें भाजपा ने लोकसभा की जीतनी, उस बहुत सुविधा प्राप्त होगी भाजपा को। मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और अभी चंद्रशेखर राव इस कार्यक्रम में शामिल नहीं थे क्योंकि अभी तेलंगाना में चुनाव होने वाला है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जब चुनाव तेलंगाना का खत्म हो जाएगा तो उसका कोई भी परिणाम हो, चंद्रशेखर राव फिर विपक्षी एकता के हिस्से बनेंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस के साथ में उनका एक गठजोड़ होता है तेलंगाना पे, तो फिर भाजपा को पूरी तरीके से तेलंगाना में घुसने से रोक देने में दोनों मिलकर कामयाब हो सकते हैं, वरना भाजपा उस लड़ाई को तितरफा बनाएगी। बिल्कुल। तो ये जो एक आप पहले भी कहते रहे हैं कि जो अलग-अलग राज्यों में जो दल हैं, उनको विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव दोनों को अलग-अलग देखना चाहिए। तो ये जो थीसिस है वो क्या पंजाब और दिल्ली में भी लागू हो सकती है कि दोनों गठजोड़ कर पाएँ? नहीं, बिल्कुल। मेरा कहना ये है कि अब जैसे कि अध्यादेश वाला प्रश्न है, तो क्या अध्यादेश वाले प्रश्न पर प्रताप सिंह बाजवा जो पंजाब में कांग्रेस के नेता हैं और ललित माकन जो कि अजय माकन जो कि दिल्ली में भाजपा के नेता हैं, इनकी राय के आधार पर थोड़ी ना कांग्रेस लोकसभा की नीति बनाएगी। ये इन दोनों नेताओं से पूछ के थोड़ी ना विपक्षी एकता की नीति बनेगी। ये तो एक स्थानीय राजनीति का एक तनाव है जो कि इसका विपक्षी एकता में थोड़ा बाधा डालते हुए दिखाई पड़ रहा है। कि मुझे लगता है कि ये जल्दी ही दूर हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि जुलाई में शिमला में होने वाली बैठक से पहले ही इसमें कोई नतीजा निकल आएगा और वो नतीजा विपक्षी एकता के लिए मुफीद भी साबित होने वाला है। जी। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इस तरह की बातचीत से पूरी तरह से बाहर है और वो या तो तीसरे दल के रूप में है वहाँ पर या फिर थोड़ी भाजपा के नज़दीक जाती हुई दिखती है। तो क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष की कुछ ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं कि भाजपा को चुनौती दे सके? आज के दिन में ऐसा लगता है?
देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है। सबसे शक्तिशाली पार्टी, पिछले विधानसभा में उसका प्रदर्शन ही सबसे अच्छा था। और मायावती का और बहुजन समाज पार्टी का तो कोई प्रदर्शन ही नहीं था उसमें। यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जो पारंपरिक जनाधार था वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से पिछले 3-4 साल की जो राजनीति की है बहुजन समाज पार्टी ने, यहाँ तक लोकसभा चुनाव के बाद में, वो बड़ी रहस्यमय किस्म की राजनीति है। उसमें समझ में नहीं आता है कि वो चाहती क्या है। तो हम लोग अंदाजा ही लगा सकते हैं कि भाई इनके खिलाफ कुछ केस हैं, इसकी वजह से उन्हें लगता है उनका हाथ पत्थर नीचे दबा हुआ है, इसलिए खुल के ये भाजपा का सामना नहीं करना चाहते। समझ में नहीं आती। मायावती ने एक तरह से समय से पहले कोई रिटायरमेंट ले लिया हो, और उनकी जो पूरी उनकी जो राजनीति है, वो राजनीति ऐसा, वो मायावती की राजनीति लग नहीं रही, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति लग नहीं रही। तो इस रहस्य का जब पर्दा फाश होगा, इस रहस्य पर से जब पर्दा उठेगा, तब हम लोग जरा ठीक से समझ पाएंगे। अभी तो मुझे लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में मायावती कोई बड़ी दावेदार भी रह गई है। उनका जो जनाधार है वो भाजपा को पसंद करता हुआ दिख रहा है, तो फिर उनके पास बचेगा क्या? ये जो एक पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आरोप ये है कि एक सूरज से लड़ने के लिए बहुत सारे जुगनू इकट्ठा हो गए हैं, तो सूरज को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि सीबीआई और ईडी से डरे हुए लोग, डरे हुए नेता एकत्रित हुए हैं। तो ये जो भाजपा का आरोप है, उसके सामने क्या लगता है कि विपक्ष के पास कोई काउंटर नैरेटिव है, या सच में ये तो फिक्रेबाजी वाली बातें हैं, ये नैरेटिव नहीं है। ये जो बातें टीवी पे की जाती हैं, इसको मैं नैरेटिव नहीं मानता हूं। नैरेटिव क्या है? नैरेटिव वो है जो कि नरेंद्र मोदी अमेरिका में बना रहे हैं। उससे नैरेटिव जो है वो घूम के आता है इधर हिंदुस्तान, और फिर नरेंद्र मोदी को एकमात्र सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश करता है। हिंदुस्तान देश की रक्षा कर रहा है, देश का मान बढ़ा रहा है, ऊंचा कर रहा है। तो वो नैरेटिव वहां से बनता है, और उसके बाद में पूरे देश में मीडिया की मदद से एक फील गुड नैरेटिव भी चलाया जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था का लगातार विकास हो रहा है। देखिए देखिए, इतने डॉलर आ गए, ये हो गया, वो हो गया, इतने ट्रिलियन डॉलर की बन गई। ये सब चीजें, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो ये है दरअसल नैरेटिव। ये तो तमाम फिक्रेबाजी है, चाहे कुछ भी कहा जा रहा हो कि अब तो विपक्ष ने मान लिया है, कांग्रेस ने मान लिया है कि वो अकेले नरेंद्र मोदी को परास्त नहीं कर सकती। ये तो नरेंद्र मोदी के महत्व को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के बहुत ही सस्ते किस्म के हथकंडे हैं, सतही किस्म के हथकंडे हैं। इनका कोई महत्व नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि 2004 से ही पहले कांग्रेस ने मान लिया था कि वो सारे देश में अकेले चुनाव नहीं जीत सकती। इसीलिए सोनिया गांधी अपने घर से निकली थी और सड़क पार करके रामविलास पासवान के घर में गई थी, और उन्होंने गठजोड़ राजनीति की शुरुआत की थी। तब से कांग्रेस लगातार गठजोड़ राजनीति की डगर पर चल रही है, और आज भाजपा भी सोच रही है कि उसको भी अपने गठजोड़ को मजबूत करना चाहिए। इसलिए चुनाव से ठीक पहले उन्होंने फिर से अपने गठजोड़ दलों की तलाश शुरू कर दी है, चाहे भले ही वो छोटे मोटे दल क्यों ना हो। तो भारत की राजनीति का स्वभाव ही गठजोड़ मूलक है। बिल्कुल। अब भाजपा अकेले दम पे जो बहुमत प्राप्त कर लेती है, तो उसका एक कैचमेंट एरिया है, इसमें कोई शक नहीं। उसका एक कैचमेंट एरिया है, और वो 31, 35, 31, 34, 35, 40, 45, 40 इस वोट के आधार पर वो बहुमत प्राप्त कर लेती है। जब राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष अपनी एकता करेगा, तो विपक्ष का जब नैरेटिव चलेगा, तब दो नैरेटिवों के बीच में मुकाबला होगा। तब फिर देखा जाएगा कि भाजपा को अपने कैचमेंट एरिया में कितने वोट मिलते हैं। क्रिस्टोफ जेफरलॉन अभी भी मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी चुनावी होड़ में विपक्ष से इस वक्त आगे है, क्योंकि विपक्ष की एकता संभावनाओं के दौर में है, भाजपा संभावनाओं के दौर में नहीं है। भाजपा की रणनीति बिल्कुल तय है, वो एकदम एक सोचे समझे तरीके से, नियोजित तरीके से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। विपक्ष तो अभी भी टटोल रहा है कि भाई उसकी रणनीति क्या होगी। और शायद भाजपा की सफलता ये भी है कि जो एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है, वो खुलकर दिख नहीं पाती है, और वो ऐसा लगता है कि फील गुड का माहौल बना हुआ है, जो आप बता रहे हैं। नहीं, एक तो ये है कि नहीं, वो एंटी इनकम्बेंसी है, सवाल ये, और दिख भी रही है एंटी इनकम्बेंसी। बेरोजगारी का और सब बहुत मसले, और महंगाई का मसला बहुत विकट है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब प्रश्न ये है कि उसका प्रतिशत क्या है, वो किस स्तर पे है। अगर वो देखिए 10, 15, 20, 25% है, तो नरेंद्र मोदी
उसको मंद कर सकते हैं और उसको पलट भी सकते हैं। इतनी युक्तियां उनके पास हैं, इतनी विधियां उनके पास हैं और इतनी प्रतिष्ठा भी अभी उनके पास है। लेकिन अगर ये एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती है, स्नोबॉल होती है और ये फिर 45, 40, 45, 50% के करीब जाती है, तब फिर उनके लिए मुश्किल होगी। और मैं मानता हूं विपक्ष की एकता और भाजपा के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, ये दोनों की मात्रा, ये दोनों चीजें आपस में जुड़े हुए हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। एंटी इनकम्बेंसी जितनी ज्यादा होगी, विपक्ष की एकता उतनी तेज होगी और उतनी मजबूत होगी। एंटी इनकम्बेंसी जितनी कम होगी, विपक्ष की एकता उसी के हिसाब से थोड़ी अनिश्चितता की शिकार रहेगी। जी। कल के इंडियन एक्सप्रेस में क्रिस्टोफ जेफरलॉ का एक लेख आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो संघवाद है, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 के बाद कई कारणों से हमला किया है और उसको कमज़ोर करने की कोशिश की है। और मुझे लग रहा है कि जो ये पटना की बैठक हुई है, उसमें भी एक बुनियादी मुद्दा हो सकता है कि जो संघीय शक्तियाँ हैं राज्यों की, उसको काफ़ी कमज़ोर किया जा रहा है और जो केंद्र है, वो हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आपको भी देखिए, लगता है कि हमेशा ही ऐसा है? केंद्र में जिसकी सरकार बनती है, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार है, तब वो सबसे पहला हमला संघवाद पे ही करता है। हुँ, आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। कांग्रेस की जब पूर्ण बहुमत की सरकारें बनती थी, जो कि 40% वोट से ऊपर की सरकारें होती थी, 45% वोट की सरकारें होती थी, वो सरकारें संघवाद को हमेशा अपने ठेंगे पे रखती थी। इसीलिए आज जब अध्यादेश वाला मसला है और दूसरे संघवाद के प्रश्न, उस पर कांग्रेस चुप रहती है। ठीक है, कांग्रेस विपक्षी एकता करना चाहती है, कांग्रेस विपक्षी एकता के बिना कांग्रेस के लिए कोई चारा नहीं है, लेकिन संघवाद के मसले पर कांग्रेस का आप स्टैंड देख लीजिए। कांग्रेस इस सवाल के ऊपर उतने स्पष्ट रूप से नहीं बोलती जिस तरीके से क्षेत्रीय शक्तियां बोलती हैं। इस तरह आम आदमी पार्टी बोलती है, या तेलुगु देशम बोलेगी, या चंद्रशेखर राव की पार्टी बोलेगी, या बीजू जनता दल बोलेगा, या द्रमुक पार्टी, वो उस तरह से कांग्रेस नहीं बोलती। क्यों? कांग्रेस ने भी संघवाद को जिस तरह भाजपा नुकसान पहुंचा रही संघवाद को, कांग्रेस ने अपने सत्तारूढ़ दिनों में संघवाद को कोई कम नुकसान नहीं पहुंचाया था। जी। एक आखिरी सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि कल के दिन 25 जून को 1975 को आपातकाल लगा था। कई सारे लोग कहते हैं, मैंने तो आपातकाल नहीं देखा है, आप उस दौरान जेल में रहे थे। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि मौजूदा समय में आपातकाल नहीं लगा है, पर फिर भी कुछ-कुछ ट्रेंड्स वैसे ही दिख रहे हैं आपातकाल जैसा। तो आपको क्या लगता है कि कुछ वैसे ट्रेंड्स हैं या हम एक ऐसी मजबूत स्थिति में आ चुके हैं जहाँ पर कोई भी सरकार आपातकाल नहीं लगा सकती है? देखिए, आपातकाल तो जैसे इंदिरा गांधी ने लगाया था, उस तरह से दोबारा एक संविधान का सहारा लेकर आपातकाल लगाने की तो संभावना कोई दिखाई नहीं पड़ती, ऐसा कोई अंदेशा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नई तकनीक विकसित की है, और वो तकनीक ये है कि इंदिरा गांधी द्वारा अपनाए गए तरीके का इस्तेमाल किए बिना और कानून का इस्तेमाल करके कोई कानून बनाकर मानवाधिकारों के खिलाफ जाने की कोई युक्ति अपनाए बिना, वो इस तरीके से चलते हैं कि बिना इनके ही वो बहुत सारे अधिकारों का दमन कर देते, और बिना इनके ही वो राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर बहुत जो गुंजाइशें मिली हुई थी विरोध की, जो प्रतिपक्ष की गुंजाइशें मिली हुई थी, उन गुंजाइशों को लगातार वो सीमित करते जा रहे हैं। इस प्रकार की एक नीति उन्होंने अपना रखी है, और बहुत बड़े पैमाने पर देश में दंगे नहीं होते, कोई बड़ी सांप्रदायिक हिंसा नहीं होती, लेकिन लगातार माहौल सांप्रदायिक बना रहता है। हवा में लगातार एक अल्पसंख्यक विरोधी तनाव रहता है हवा में हमेशा। अभी देखिए, बहुत दिनों से लिंचिंग नहीं हुई है कोई किसी मुसलमान की, लेकिन एक अंदेशा रहता है कि कभी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और जब होगी तो सरकारें उसकी तरफ से, भाजपा नीत सरकारें जो हैं, उसकी तरफ से आंखें बंद किए बैठी रहेंगी। केंद्र सरकार जब बहुत ज्यादा मामला बढ़ जाएगा, तब केंद्र सरकार कुछ करेगा। भाजपा ने एक और नई तरकीब, वो कहते हैं कोई भी आंदोलन हमारे खिलाफ हो, हम उसी आंदोलन की बात नहीं मानेंगे। जब तक टिप्पणी ये भी हो नहीं रहा करेंगे। है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हुँ, अब मणिपुर में देखिए, वो उनके उनके बच्चा मणिपुर में उनके मुख्यमंत्री के खिलाफ है। तो भाजपा के अंदर वीरेंद्र सिंह के खिलाफ काफी असंतोष है। अगर वीरेंद्र सिंह को हटा दें तो अभी कुकियों से और नागाओं से उनकी बातचीत के रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन वो उसको हटाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचो, कह रहे हम नहीं हटाएंगे। कितनी हत्याएं हो रही हैं, हमले हो रहे हैं सुरक्षा बलों के ऊपर, आगजनी हो रही है, और मणिपुर पूरा जल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो ये नहीं कर रहे हैं। तो उनकी अपनी एक शैली है सरकार चलाने की, और जो अंदरूनी समस्याएं हैं देश की, उनसे निपटने की उनकी एक शैली है। अब इस शैली का उनको कब तक लाभ मिलता रहेगा, कब शैली का नुकसान मिलना शुरू होगा, ये देखने की बात है। जी।
तो आज की बातचीत को हम यहीं रोकते हैं और जो आने वाले दिन हैं वो राजनीतिक घटनाक्रमों से भरे हुए होंगे, खासतौर पे विपक्षी एकता के संदर्भ में। तब हम आगे इन विषयों पर और ज़्यादा विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। आज की इस चर्चा के लिए अभय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।